अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। और मैं हूं आपका टीचर सैफ रसूल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये दो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये हम लास्ट क्लास यानी 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक बेस क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिक होती हैं, और सेकंड ड्राइव क्वांटिटीज है जो कि बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं। अब बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं जरा देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ, किसी भी थिंग की आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, और लेंथ जो है ये बेसिक क्वांटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैथ है। फॉर एग्जांपल एप्पल का मैथ आप मेजर कर सकते हैं, किसी भी थिंग का मैथ आप मेजर कर सकते हैं। तो मैथ जो है यहाँ पर वो एक बेसिक क्वांटिटी है जो किसी से मिलकर नहीं बनी। इस तरह नेक्स्ट टाइम है, किसी भी इवेंट का हम टाइम मेजर कर सकते हैं। जो टाइम है हमारे पास, ये भी एक बेसिक क्वांटिटी है। तो हम देख लेते हैं बेसिक क्वांटिटीज हैं कौन कौन से। टोटल एक्चुअली 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, जिनमें सबसे पहले लेंथ है, फिर मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है। चलिए अब चलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज से फॉर्म होती हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ यानी डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बनाए तो हमारे पास न्यू क्वांटिटी बनती है जो कि स्पीड है। तो जो स्पीड है ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कार की स्पीड या बाइक की स्पीड हम मेजर करते हैं तो स्पीड यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटी है। तो चलिए देख लेते हैं ड्राइव क्वांटिटीज कौन कौन सी है। वैसे बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखी हैं, जिनमें से स्पीड, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर है, ETC। यहाँ इस तरह की बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। सिर्फ 7 बेसिक क्वांटिटीज है, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सब ड्राइव क्वांटिटीज हैं। स्टूडेंट्स, हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हम इन बेस क्वांटिटीज को मेजर किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के 2 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपने कोई स्टैंडर्ड सेट करना है जिसके अकॉर्डिंग आपने किसी भी थिंग को मेजर करना है, और फिर उस स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटी के साथ। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं ये बात। फॉर एग्जांपल, ये एक पेंसिल है और मैंने इस पेंसिल को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। यानी जिस तरह हम मीटर को एक स्टैंडर्ड मानते हैं ना, और इसी तरह केजी को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, इसी तरह मैंने ये पेंसिल जो है इसको अपना एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब मैं लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, हाइट मेजर करना चाहता हूँ एक पर्सन की। तो क्या करेंगे कि मैं इस पेंसिल को कंपेयर करूंगा उस पर्सन के साथ, उस क्वांटिटी के साथ। ठीक है, जो पर्सन है इसकी जितनी क्वांटिटी है उससे मैं कंपेयर करूंगा, उसकी हाइट को कंपेयर करूंगा इस पेंसिल के साथ जो कि स्टैंडर्ड। जो पर्सन की हाइट है वो क्वांटिटी है, और जो पेंसिल है ये स्टैंडर्ड है। तो मैं स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ क्वांटिटी के साथ। तो देखें, जब मैंने स्टैंडर्ड को क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया तो कितना स्टैंडर्ड हमारे पास आया, कितने स्टैंडर्ड्स को मिला के उस क्वांटिटी के इक्वल आया, 3। तो हमारे पास जो 3 पेंसिल्स हैं ये इस पर्सन की हाइट है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ पर्सन या फिर हाइट ऑफ पर्सन वो कितनी है, 3 पेंसिल्स। तो यहाँ पर जो यूनिट सेट हुआ है हाइट का, लेंथ का, वो क्या है, पेंसिल है। ये आपने बात में रखनी। तो कितना आसान है यूनिट को बनाना। चलें, ये तो थी एक एग्जांपल। अब जरा रियलिटी की तरफ आते हैं। जैसे सेंटीमीटर हमारा एक स्टैंडर्ड है लेंथ का, ये भी एक स्टैंडर्ड है। मीटर स्टैंडर्ड है, वैसे हम जो यूज करते हैं मोस्टली कैलकुलेशन के लिए। सेंटीमीटर भी एक स्टैंडर्ड है स्मॉल लेवल पर। तो सेंटीमीटर जो लेंथ है वो किस तरह बनी। अब ये जो लेंथ है इसको हमने नाम दे दिया 1 सेंटीमीटर का। अब अगर मैंने इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी, सपोज करें मैंने इस पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी है इस स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे इस क्वांटिटी से। अब यहाँ पर पेंसिल क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, तो हम इस स्टैंडर्ड को इस पेंसिल की लेंथ से कंपेयर करेंगे। तो मैंने जब कंपेयर किया तो ये जो है 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन गई। तो इस तरह हम जो है सेंटीमीटर अब यहाँ पर यूनिट है और पेंसिल यहाँ पर क्वांटिटी है, तो पेंसिल की लेंथ हम कितनी लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी चीज को यूनिट बना सकते हैं, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड बना सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड।
अब वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी के पास मौजूद होना चाहिए। और दूसरा इनवेरिएबल हो, यानी कि वो चेंज ना हो कहीं पर भी। अब इनवेरिएबल हो तो इसका मतलब पेंसिल को हम स्टैंडर्ड तो नहीं बना सकते अब यहाँ पर, क्योंकि पेंसिल की लेंथ तो चेंज होती रहती है, किसी के पास कम लेंथ की पेंसिल है, किसी के पास ज्यादा की है, तो हम पेंसिल को स्टैंडर्ड तो नहीं बना सकते। तो फिर स्टैंडर्ड वो बन सकता है जो कि हर जगह पर सेम क्वांटिटी का हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 1 kg का जो हम स्टोन यूज करते हैं वो पाकिस्तान में भी 1 kg का है, उतना ही उसका मैस है, अमेरिका में उतना ही मैस है, चाइना में भी उतना ही मैस है, तो वो हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इस तरह मीटर जो है, जो लेंथ हमने फिक्स की है, वो 1 मीटर पाकिस्तान में भी उतना है, चाइना में भी उतना है, अमेरिका में भी उतना है। इस वजह से उसको हम एज अ स्टैंडर्ड, एज अ यूनिट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि स्टैंडर्ड किस तरह सेट होगा, किस तरह हम एक यूनिट बना सकते हैं, स्टैंडर्ड बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है जहन में कि इंटरनेशनल कमेटी ने एसआई यूनिट्स क्यों स्टैब्लिश किए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्यों स्टैब्लिश किया, हमें एसआई यूनिट्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। चलें इसकी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम डिस्टेंस का यूनिट देखें, आज के मौजूदा ज़माने में भी अगर हम डिस्टेंस के यूनिट देखें कितने हैं, तो ज़रा मैंने कुछ कंट्रीज़ के डिस्टेंस के यूनिट निकाले हैं। पाकिस्तान में डिस्टेंस का यूनिट यूज़ होता है किलोमीटर, चाइना में यूज़ होता है ली, और ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ होता है माइल्स। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तीनों यूनिट्स की डिस्टेंस के डिफरेंट है। अगर पाकिस्तान में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी कैलकुलेशन हम किलोमीटर में बताते हैं, तो चाइना वाले उससे तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इस तरह ब्रिटिश में अगर कोई माइल्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें अपनी कैलकुलेशन माइल्स में बताते हैं, तो हमें माइल्स का अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, हमें तो माइल्स को सीखना पड़ेगा। या चाइना में अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो हमें ली को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन हमें समझ आएगी। तो ये तो बहुत बड़ा मसला था। इस तरह तो हर कंट्री अपना अपना यूनिट बना लेता है, यूनिट्स हर चीज़ के यूनिट्स बना लेते और हर कंट्री अपनी कैलकुलेशन उसी में बताता, तो ये प्रॉब्लम थी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में थी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जब हम एक दूसरे कंट्री के साथ शेयर करेंगे तो किस तरह करें कि हर कंट्री उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो हम कम से कम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन होगी, वो हमेशा ऐसे यूनिट्स में करेंगे ताकि सब कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस फील्ड से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस वजह से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैब्लिश किया गया। तो हमने जो है फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। तो अब इनके यूनिट्स भी बनाए गए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इनके यूनिट्स बनाए, उन यूनिट्स को भी देख लेते हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। इसी तरह एक थर्ड टाइप भी है यूनिट्स की, उसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये दोनों यूनिट्स बेस और ड्राइव से अलग हैं, दोनों में इसका कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 बेस क्वांटिटीज पड़ी थी, उनके यूनिट्स देख लेते हैं। उनके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं, और उनके यूनिट्स लेंथ का यूनिट मीटर है, मैस का केजी, टाइम का सेकंड, इसी तरह सभी यूनिट्स आपके सामने है, जो कि आपको यकीनन अब तक आते होंगे क्योंकि 9th क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं। सर ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और उन्हीं ड्राइव क्वांटिटीज से कुछ मैंने यहाँ पर यूनिट्स आपको लिखते हैं। फोर्स का न्यूटन है, वर्क का जाउल है, पावर का वाट है, और प्रेशर का पास्कल है, जो कि बेस यूनिट से मिलकर बने हैं। और आपको मोस्ट राइट साइड पे इन बेस यूनिट्स भी नज़र आ रहे हैं। बेस में भी इनको लिखा गया है, जैसे कि जो न्यूटन है उससे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी बेसिक फॉर्म है, जिसको हम न्यूटन पढ़ते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो चलें जो नए यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। तो 2 तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, एक रेडियन है और एक सेप्टेरियन है। एक्चुअली जो हमारे पास एंगल है उनके यूनिट्स हमारे पास नहीं थे, तो एंगल के यूनिट्स जो हैं 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स बने हैं, एक रेडियन एंगल का यूनिट है और एक स्टेरेडियन है। जो हमारे पास रेडियन है ये 2 डायमेंशनल एंगल है। 2 डायमेंशनल मतलब जैसे कि आपको सर्कल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये इसी तरह का सर्कल जब पेपर के ऊपर बनाया जाता है, इस सर्कल का जो रेडियस है जितना, उतनी ही अगर इस आर्क की लेंथ हो, तो इस आर्क के जो दोनों कॉर्नर्स पे जो लाइन होगी, एंड्स पे जो लाइंस होंगी, उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 1 रेडियन का होगा। यानी इसका मतलब ये है
कि अगर ये आर्क यहाँ पर जो है इसकी लेंथ और इस रेडियस की लेंथ इक्वल हो तो इस रेडियस और इस रेडियस की लाइन जो है इनके दरमियान ये जो एंगल होगा इसे 1 रेडियन कहेंगे। ये रेडियन की डेफिनेशन होगी, 1 रेडियन इसका यूनिट है। और सेकंड जो है एंगल का यूनिट वो है सेट रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, जिसे हम 3 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल को कंसीडर कर लें, जैसे यहाँ पर भी मैंने एक स्फीयर को दिखाया है आपका, और ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये 2 लाइंस नहीं है, ये कोन है। ठीक है, इसको जरा मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको, अब अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये एक कोन है ये, और इस कोन का आपने यकीनन खाई होगी कभी ना कभी, तो छोटे होते बचपन में। तो ये जो कोन है इसके ये जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है और इस सर्कल की जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये बाहर वाले, इसकी हर एक लाइन इस सेंटर से आकर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही लाइन शो किए हैं, एक इस कॉर्नर से और एक इस एंड से। ठीक है, एक इस एंड से और एक इस एंड से। ये लाइन यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। ये लाइंस जो हैं वो यहाँ से इसको भी मिला रही हैं, इस आर्क को भी और इस आर्क को सेंटर से। हर पॉइंट सर्कल के इस सर्कल के हर पॉइंट से एक एक लाइन जो है वो सेंटर से मिल रही है। तो ये एक कोन बन रही है, पूरी एक कोन ही समझे, तो ये एक पूरी कोन है। तो इस कोन के जो सेंटर में एक एंगल बनेगा वो 2 लाइंस के दरमियान नहीं होगा, वो पूरा एक तरह का पैच होगा। ठीक है, जिस तरह का आपका हैंड वहां पर रख लें तो पूरा एक पैच होगा जो कि एक तरह की सरफेस होगी। तो वो जो एंगल है उसे हम सेट रेडियन कहेंगे। लेकिन इस सेट रेडियन एंगल आप क्या यहाँ पर जितनी मर्जी बड़ी छोटी कोण ले लें, नहीं, अगर जितना आपका रेडियस है उस रेडियस अगर आप स्क्वायर लें तो जितना एरिया बनता है वो यहाँ पर बनने वाला सर्कल जो है उसका एरिया होना चाहिए। तो अगर आपका रेडियस का स्क्वायर और इस सर्कल का एरिया इक्वल हो तब इसकी लाइंस, इसकी कोन के सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1 सेट रेडियन होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि नंबर्स को आप 10 की पावर में लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया मैंने, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए अंडरस्टैंड कर लेंगे। 134.7 है, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 1 के बाद ले जाऊंगा। तो फिर एक नंबर कुछ इस तरह लिखेंगे हम 1.347 × 10⁻²। एक्चुअली अब 9th क्लास में मैथ में भी कर चुके हैं और फिजिक्स में भी कर चुके हैं। यहाँ से जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो जितने डिजिट मूव करते हैं 10⁻² में उतना ही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स को मूव किया तो यहाँ पर 10⁻² आ गया, तो इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर हम पॉइंट्स को राइट साइड पे मूव करते हैं, यहाँ से राइट साइड पे, सपोज अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पर होता है 0.13, तो मैं पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आता, लेफ्ट टू राइट मूव करता, तो जितने डिजिट मूव करने थे उतना यहाँ पर पावर नेगेटिव आ जाने। तो आप लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब आपने यूनिट्स को पढ़ लिया, अब यूनिट्स के लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि यूनिट्स को किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले वो यूनिट्स, फर्स्ट पॉइंट है वो यूनिट्स जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम से हों। ठीक है, ये उन यूनिट्स की बात हो रही है जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, जैसे कि न्यूटन, पास्कल। तो अगर आप न्यूटन लिखने हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, अगर आप न्यूटन कंप्लीट लिखने हैं तो हमेशा यहाँ पर जो n है वो स्मॉल आएगा, कभी भी कैपिटल N नहीं आएगा। ये बात याद रखिए, कैपिटल N सिर्फ उस वक्त आएगा जब न्यूटन एज अ साइंटिस्ट लिख रहे हैं आप। यानी अगर आप साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में कोई बात कर रहे हैं, यूनिट में नहीं लिख रहे, तो आप N कैपिटल लिखें। अगर आप फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखते हैं तो आप N हमेशा स्मॉल लिखें। सेकेंड, अगर आप सिंबल यूज कर रहे हैं यूनिट का, तब एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, तब आप साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट्स हैं उनका सिंबल हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखेंगे, वो स्मॉल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्सेस। अगर आप प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना है कि प्रीफिक्सेस जो है वो यूनिट से पहले लिखनी है, यूनिट के बाद हम कभी भी जो है प्रीफिक्सेस को नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल ये 1 × 10⁻9 मीटर है, तो 10⁻9 को मैं प्रीफिक्स लिखना चाहता हूँ नैनो, तो नैनोमीटर से पहले आएगा, नैनो को मीटर के बाद नहीं लिख सकते आप।
ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये एंट्री टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट सीरीज होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़हन-नशीं रख लें। बेशक ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है लाहौर बोर्ड के अकॉर्डिंग या पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़हन-नशीं कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट है वो है कम्बिनेशन विद बेस यूनिट्स। अगर आप जो है किसी यूनिट को कंबाइन कर रहे हैं बेस यूनिट के साथ, तो हमेशा यूनिट, उस यूनिट और बेस यूनिट के दरमियान स्पेस आएगी। ये यहाँ पर स्पेस है, कभी भी दोनों को मिला के आप न्यूटन मीटर नहीं लिख सकते, हमेशा दरमियान में स्पेस आएगी। ठीक है, जिस तरह सेंटीमीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो यह सबके दरमियान यहाँ पर स्पेस आएगी, स्पेस यूज करनी है आप। फिर कंपाउंड प्रीफिक्सेस आप यूज नहीं कर सकते, इसको तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है लिखा हुआ 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर डबल माइक्रो बिल्कुल गलत है, डबल माइक्रो यूज नहीं कर सकते। इन दोनों को मिलाकर आप पिको यूज कर सकते हैं, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ 10⁻12 हो जाएगा। तो आप इसका एक ही वर्ड, एक ही प्रीफिक्स यूज करेंगे जो क्या है पिको, अदरवाइज आप यूज ना करें, लेकिन अगर यूज करनी है तो एक ही प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज।